गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। देखिए बेटे, ये जो लाइन है राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, इसमें जो ये नेशनलिज्म वर्ड है, ये राष्ट्रवाद, ये किस चीज को दर्शा रहा है बेटे? ये फीलिंग ऑफ वननेस, मतलब देश के प्रति प्रेम को जागना। ठीक है, लव फॉर नेशन, लॉयल्टी टुवर्ड्स नेशन जो है, जब लोगों में डेवलप होती है तब हम बोलते हैं कि भाई लोगों में फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म जाग रहा है। ठीक है, इस सिचुएशन पे लोगों को ऐसा लगता है कि इस देश ही सब कुछ है। ठीक है, जैसे हमारे देश को जब हम अंग्रेजों के अधीन थे, तब लोगों में नेशनलिज्म की भावना को जगाया गया, लोगों में जो है देश के प्रति प्रेम जागा, और ये देश के प्रति प्रेम जागा तभी हमें इंडिपेंडेंस मिली। अगर ये देश के प्रति प्रेम नहीं जागता तो ये इंडिपेंडेंस मिलना जो था, ये बहुत मुश्किल था। समझ आया? तो हमें इसको नेशनलिज्म की, सबसे पहले सबको ये जरूर पता होना चाहिए कि नेशनलिज्म का मीनिंग क्या होता है बेटे। तो नेशनलिज्म का जो मीनिंग है, दैट इज फीलिंग ऑफ वननेस, लव फॉर नेशन एंड द लॉयल्टी टुवर्ड्स नेशन। अब हम चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पर आपको एक पिक्चर दिखाई हुई है। आपको सभी को पता है एग्जाम में जो है पिक्चर कंपोजिशन आ सकता है, तो आप इस पिक्चर में जो है पूरा डिस्क्राइब कर रखा है, उसके बारे में मैं पढ़ाऊंगी आपको। देखिए, ये पिक्चर जो है किसने बनाई थी? ये पिक्चर जो थी फेडरिक सोरियो ने बनाई थी, और ये कब बनी थी बेटे? 1848 में बनी थी। ठीक है, अ फ्रेंच आर्टिस्ट थे। ही प्रिपेयर्ड अ सीरीज ऑफ 4 प्रिंट्स विजुअलाइजिंग हिज ड्रीम ऑफ द वर्ल्ड मेड अप ऑफ डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। यानी कि वो जो थे फ्रेंच आर्टिस्ट थे, वो जो है एक ऐसा वर्ल्ड बनाना चाहते थे जो कि डेमोक्रेटिक और सोशल रिपब्लिक की विजुअलाइजेशन कर रहे थे। मतलब वो एक ऐसा ड्रीम देख रहे थे, एक ऐसा ख्वाब देख रहे थे, ऐसा विजुअलाइज कर रहे थे कि वर्ल्ड जो है वहां पर सारी जो है डेमोक्रेटिक कंट्रीज हो जाए और वहां पर रिपब्लिक कंट्रीज हो जाए, ऐसा फील कर रहे थे। क्यों, ऐसा क्या था? देखिए, 1848 यानी मिड ऑफ 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी जो है 1800 से लेके 1900 तक होती है। ठीक है ना? तो मिड ऑफ 19th सेंचुरी तक जो है, अभी नेशन स्टेट्स की जो है डेवलप नहीं हुए थे। अब दूसरा प्रश्न यहाँ पे फिर वही अराइज होता है कि मैडम व्हाट डू मीन बाय नेशन स्टेट? नेशन स्टेट क्या होता है? देखिए बेटे, नेशन स्टेट रेफर्स टू अ कंट्री विद वेल डिफाइंड बाउंड्रीज, यानी ऐसी कंट्री जिसकी वेल डिफाइंड बाउंड्रीज हो। जैसे मैं भारत का एक एग्जांपल लूं, तो भारत जो है उसकी, हमारे को पता है कि हमारी बाउंड्रीज कहाँ से लेकर कहाँ तक सीमित हैं। रिसाइडेड बाय पीपल, यानी वहां पर ऐसे लोग रहते हैं जिनका सिमिलर कल्चर हो और वो सेम हिस्ट्री शेयर करते हो। यानी अब ये तो है नहीं ना कि मैं अगर अपनी बताऊंगी कि किस तरीके से हमारा देश आजाद हुआ और तुम बताओगे, तो वो सेम ही होगा ना, हिस्ट्री भी सेम होगी और हमारी सबकी आइडेंटिटी भी जो होगी वो भी कॉमन होगी। उसको नेशन स्टेट कहते हैं। तो इस टाइम पर जब ये फेडरिक सोरियो ने जब ये पेंटिंग बनाई थी, तब उन्होंने कहा, उन्होंने एक ऐसा नेशन विजुअलाइज किया था कि ऐसा वर्ल्ड होना चाहिए कि वहां पर सब डेमोक्रेटिक कंट्रीज हो। मतलब कहने का मतलब है कि नेशन स्टेट्स डेवलप हो जाए। लेकिन उस टाइम पर ऐसा क्या था कि नेशन स्टेट्स उस टाइम पर नहीं थे? नहीं बेटा, उस टाइम पर नेशन स्टेट्स नहीं थे। नेशन स्टेट मतलब एक पर्टिकुलर बाउंड्री, एक पर्टिकुलर कंट्री जिसमें, जहां पर जोन से लोग रहते हैं उनकी एक कॉमन आइडेंटिटी हो, वो एक ही हिस्ट्री शेयर करें और उनका कॉमन कल्चर हो। तो ऐसा क्या होता था उस टाइम पर बेटे? ऐसा ये होता था उस टाइम पर कि कोई फिक्स टेरिटरी नहीं थी। कहने का मतलब ये है, उस टाइम पर मल्टीनेशनल डायनेस्टी एम्पायर होता था। मल्टीनेशनल डायनेस्टी एम्पायर। अब मल्टीनेशनल डायनेस्टी एम्पायर का क्या मतलब है कि एक ही डायनेस्टी के राजा जो है पीढ़ी दर पीढ़ी जो है वो एक लोगों पे राज कर रहे हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी एक डायनेस्टी खत्म हुई, फिर दूसरी डायनेस्टी आ गई, और वो जो है मल्टीनेशनल, मतलब अलग अलग एथनिक ग्रुप के लोगों को पर राज कर रहे हैं। जैसे कि ऑटोमन एम्पायर का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। ऑटोमन एम्पायर जो है उसपे बड़े सारे एरियाज आते हैं,
तो उस ऑटोमन एम्पायर में जो है ये दिखाया गया कि ऑटोमन एम्पायर के अंडर बहुत सारे एरियाज आते हैं, और वो उस एरियाज में एक ही टाइप के लोग ऐसे नहीं रहते, वहां पर अलग अलग एथनिक ग्रुप्स रहते हैं, और उनकी जो है अलग कल्चरल आइडेंटिटी होती है, उनका जो है अलग लैंग्वेजेस बोलते हैं अलग अलग टाइप के लोग। ठीक है, तो उस टाइम पर क्या था कि नेशन स्टेट डेवलप नहीं हुए थे, और डिफरेंट डायनेस्टीज जो है वो लोगों पर कंट्रोल करती थी, राज करती थी। ठीक है, और वो जो डायनेस्टीज होती थी उनका मेन एम होता था कि दूसरे नेशंस पे हम अटैक करें और उनको अपने एरिया में मिलाते चले जाए। ठीक, तो जो ये फेडरिक सोरियो थे वो ऐसा सोच रहे थे कि सारे जो नेशन स्टेट्स हैं वो एक ऐसा मतलब डेमोक्रेसी सोच रहे थे कि मतलब वर्ल्ड जो है इट इज मेड अप ऑफ ए डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। ठीक है, अब यहाँ पर आपने क्या देखा, द फर्स्ट प्रिंट ऑफ द सीरीज शो द पीपल ऑफ यूरोप एंड अमेरिका, मैन एंड वुमेन ऑफ ऑल एजेस एंड सोशल क्लासेस मार्चिंग इन अ लॉन्ग ट्रेन। मतलब कि वो जो है मार्च कर रहे हैं एक पूरी लाइन में, देखिए इस पिक्चर में, और वो जो है स्टैचू ऑफ लिबर्टी, यहाँ पर देखो ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी आपको शो हो रहा है ना, ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी है। यहाँ पर एक हाथ में इसने मिसाल ले रखी है और दूसरे हाथ में एक बुक है, उसमें जो है लोगों के राइट्स के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, तो एज यू वुड आर्टिस्ट ऑफ द टाइम ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन पर्सोनिफाइड लिबर्टी एज अ फीमेल फिगर। इसको आप इतना ज्यादा मत ध्यान दीजिए, बस आप इतना देखिए स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ है, फ्रांस में। देखिए फ्रांस में आपने 9th क्लास में फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ा है, सबसे पहले फ्रांस में ही जो है नेशनलिज्म की भावना लोगों में जागी, और उसी से ही प्रेरित होकर जो यूरोप की जो दूसरे दूसरे जगह थी, दूसरे दूसरे एरियाज थे, उनमें भी नेशनलिज्म की फीलिंग डेवलप हुई कि भाई हमारे जो ऊपर मोनार्की राज कर रही है, जो मैंने अभी आपको बताया कि डिफरेंट डायनेस्टीज जो है वो रूल कर रही थी डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स पर, तो वो चाहते थे कि जो ये हमारे ऊपर मोनार्की या ये जो एब्सोल्यूटिज्म है, यानी कि ये जो ऑटोक्रेसी जो हमारे ऊपर है, उसको खत्म कर दिया जाए। तो ये जो बीज बोया ना, ये फ्रेंच रेवोल्यूशन से ही बीज बोया यूरोप में। फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है स्टार्ट हुई थी, आप सभी को पता है 1789 में स्टार्ट हुई थी, और फ्रेंच रेवोल्यूशन से ही जो है नेशनलिज्म की फीलिंग डेवलप हुई दूसरे देशों में भी, दूसरे एरियाज में भी, उनमें भी अपने नेशन के प्रति नेशनलिज्म की भावना जागने लगी, एंड उन्होंने भी फाइट करी, स्ट्रगल करा कि भाई हमारे भी देश को जो है एक नेशन स्टेट बनाना चाहिए। ठीक है, कि हम एक ही एथनिक ग्रुप, एक सेम, आई एम नॉट यूजिंग द वर्ड सेम, कि हम जो है सेम कल्चर है हमारा, सेम आइडेंटिटी है, तो हमारे जो सेम कल्चर आइडेंटिटी के लोग हैं वो एक ही नेशन स्टेट में होने चाहिए, एक ही बाउंड्री के अंदर होने चाहिए, ऐसी फीलिंग लोगों में जागने लगी, नेशनलिज्म की भावना लोगों में जागने लगी, और उन्होंने जो है फाइट करना स्टार्ट कर दिया एब्सोल्यूटिज्म के खिलाफ, मोनार्की के खिलाफ, ठीक है, ऑटोक्रेसी के खिलाफ। अब आगे बढ़ते हैं, जो मैं इस पिक्चर में डिस्क्राइब कर रही थी कि यहाँ पे स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, और उसमें जो है एक टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट है, और एक हाथ में, और दूसरी तरफ में जो है चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मैन है, यानी एक ऐसी किताब है उनके हाथ में जिसमें राइट्स के बारे में जिक्र किया गया है। ठीक है, अब हम फिर से इस इमेज में जाते हैं। अब आप देखिए इस इमेज में ये जो कुछ फैला हुआ है, ये शैटर्ड जो हो रखा है, व्हाट इज इट, तो यहाँ पर जो है रिमेन्स ऑफ द सिंबल ऑफ एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशन, ये शो कर रहा है, देखो ये जो है मुकुट है, मुकुट दिखाई दे रहा है, तो इसमें जो ये जो चीज सारी फैली जो है, ये शैटरिंग रिमेन्स जो है, रिमेन्स मैंने अवशेष, ये जो अवशेष है किस चीज को दिखा रहे हैं कि भाई ये जो एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशन यानी जो मोनार्की है वो खत्म हो गई है, और वो उसके सारे जो पार्ट्स हैं वो सारे इधर उधर फैले हुए हैं, शैटर्ड हो रखे हैं। ठीक है, अब जो सोरियो था, ऑटोपियन विजन, ऑटोपियन विजन का मतलब होता है, ऑटोपियन मतलब एक बिल्कुल आइडियलिस्टिक विजन उन्होंने किया, द पीपल ऑफ द वर्ल्ड आर ग्रुप्ड एज अ डिस्टिंक्ट नेशन आइडेंटिफाइड थ्रू देयर फ्लैग्स एंड नेशनल कॉस्ट्यूम्स। ठीक है, लीडिंग द प्रोसेशन वे पास द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी आर द यूनाइटेड स्टेट्स एंड द स्विट्जरलैंड। देखिए यूनाइटेड स्टेट्स जो था वो कब जो है इंडिपेंडेंट हो गया था, वहां से मोनार्की कब खत्म हो गई थी, 1776 में, और स्विट्जरलैंड में 1848 में। ठीक है, तो फ्रांस आइडेंटिफाइबल बाय द रेवोल्यूशनरी ट्राई कलर हैज जस्ट रीच द स्टैच्यू। यानी आप यहाँ पर देखिए
अभी मैंने आपको बताया ना कि फीलिंग ऑफ नेशन स्टेट जो है वो डेवलप ही जो है फ्रेंच रेवोल्यूशन से हुई थी। तो अभी हम फिर से मैं इस पिक्चर की तरफ लेके जा रही हूँ। ये शो कर रहे हैं कि फ्रांस जो है वो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी पे पहुंच गया है, और ये जर्मन वाले लोग हैं, ये अभी पहुंचे नहीं है, यानी ये अभी रास्ते में है। इनके अंदर नेशनलिज्म की भावना तो आ गई है, लेकिन अभी यहाँ पर मोनार्की का कंट्रोल है। लेकिन फ्रांस जो है, क्योंकि मैंने बताया था 1789 में यहाँ पर रेवोल्यूशन स्टार्ट हो गई थी, अब वो जो है बिल्कुल फ्री हो गए हैं मोनार्की से, ऑटोक्रेसी से फ्री हो गए हैं, इसलिए फ्रांस जो है यहाँ पर रीच कर चुके हैं। ठीक है ना, ये लिखा है ना, एंड शी इज फॉलोड बाय द पीपल ऑफ जर्मनी बियरिंग द ब्लैक रेड एंड गोल्ड फ्लैग, यानी ये जो ब्लैक रेड और गोल्डन फ्लैग है ये जर्मन्स का है, यानी वो उस कतार में खड़े हैं, इस लाइन में खड़े हैं, और ये भी जो है नेशन स्टेट बनने वाले हैं। बेसिकली इस चैप्टर में बेटे हम यही पढ़ेंगे कि किस तरीके से यूरोप में अलग अलग एरियाज में नेशनलिज्म की भावना जागी, और किस तरीके से उन्होंने जो ऑटोक्रेसी को रिमूव करा, अपने देश से हटाया, और नेशन स्टेट बने। हमने बेसिकली इस चैप्टर में यही पढ़ना है। आप जब आगे बढ़ेंगे आपको थोड़ा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि व्हाट आई एम सेइंग इन दिस चैप्टर, कि क्या बताया जा रहा है इस चैप्टर में। ठीक है, ये आपको समझ में आया कि जर्मनी वाले जो है फ्रांस के पीछे हैं। ओके, German speaking principalities into a nation state and a democratic constitution. Following the German people, उसके बाद जर्मन लोगों के पीछे पीछे कौन है, ऑस्ट्रिया के लोग हैं, किंगडम ऑफ टू सिसिलीज, ये ऐसे ऐसे मतलब इंग्लैंड के लोग हैं, ऐसे ऐसे ये दिखाया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब फ्रॉम द हेवंस अबव Christ, saints and angels gaze upon the scene. They have been used by the artist to symbolize fraternity among the nation of the world. मतलब यहाँ पर आप देखिए, ये सबसे ऊपर ये जितने भी क्राइस्ट हैं, जीसस क्राइस्ट हैं, ये सेंट्स बना रखे हैं कि ये जो है ब्लेसिंग्स दे रहे हैं कि आप जो है ऑटोक्रेसी से मुक्त हो जाएं। ठीक है, मैं जस्ट आपको एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ इस पिक्चर के बारे में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो बेटे, the end result of these changes was the emergence of the nation state in place of multinational dynastic empire of the Europe. ये मैंने आपको बताया ना कि जब नेशन स्टेट नहीं था तो यूरोप में कैसी स्थिति थी, तब वहां पर डायनेस्टिक एम्पायर्स होते थे। एक ही वंश के जो राजा लोग थे वो पर्टिकुलर लोगों पे, जो कि अलग एथनिक ग्रुप्स के थे, मल्टीनेशनल मतलब अलग अलग एथनिक ग्रुप्स के लोगों पे कंट्रोल करते थे, एक ही वंश के लोग। ठीक है, उनका राजा फिर उसका बेटा, ऐसे ऐसे डायनेस्टी चलती चली गई और वो अलग अलग लोगों पर राज करते चले गए। लेकिन अब जो है क्या हुआ, अब नेशन स्टेट डेवलप हो गई। और नेशन स्टेट क्या होती है, नेशन स्टेट का मतलब ये है कि वहां पर जो लोग रहेंगे उनकी कॉमन हिस्ट्री होगी, सिमिलर कल्चर होगा, कॉमन आइडेंटिटी होगी। ठीक है, इज दैट क्लियर? तो हमने इस चैप्टर में यही पढ़ना है, नेशन स्टेट कैसे क्रिएट हुई। The concept and the practice of modern state in which a centralized power exercise sovereign control over a clearly defined territory had been developing. Sovereignty की बात थी, sovereignty मतलब the power to take decision. लेकिन nation state में जो थे, but in a nation state in which majority of its citizens, not only its ruler, come to develop a sense of common identity and shared history, जो मैंने आपको बताया कि नेशन स्टेट में जो जो भी लोग रहते हैं, मेजॉरिटी ऑफ सिटीजन जो होते हैं वो एक ही आइडेंटिटी को फॉलो करते हैं या बिलोंग करते हैं। अब बार बार इस चैप्टर को स्टार्ट करते हुए मैं बार बार आपको ये कह रही हूँ कि फ्रेंच रेवोल्यूशन से ही जो है यूरोप में जो है नेशनलिज्म की भावना डेवलप हुई। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन अपने आप में ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो लेट्स स्टार्ट इट। सबसे पहले आप सभी को पता है, आपने 9th क्लास में भी फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ा था कि 1789 में जो है ये जो है फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है स्टार्ट हुआ था। बास्तीन का जो फोर्ट था उसको गिराया था, डिस्ट्रॉय कर दिया गया था, अगर आपको कुछ 9th क्लास का याद हो तो। इवन देन मैं आपको बताऊंगी। तो उसमें क्या हुआ, फ्रेंच रेवोल्यूशन में आपको सभी पता है कि लुई 16 का राज था, एब्सोल्यूट मोनार्क था, है ना। लेकिन जब रेवोल्यूशन हुई उसके बाद क्या हुआ, जो पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस that came in the wake of French Revolution led to the transfer of sovereignty from the monarchy to the French citizens. जब रेवोल्यूशन हुआ, जब लोगों ने जो है विद्रोह करा,
तो अंत में जो मोनार्क के पास जो पावर थी वो किसके पास आ गई बच्चों? फ्रेंच सिटीजन्स के पास आ गई थी। ठीक है, अब ये जो रेवोल्यूशन हुआ, ये जो मूवमेंट हुई जिससे कि ये पावर जो है मोनार्क से ले हटकर फ्रेंच सिटीजन्स के पास आ गई, ये ऐसे तो नहीं आई होगी, इसके पीछे बहुत कुछ ना कुछ तो किया होगा इन लोगों ने। ऐसा तो है नहीं रेवोल्यूशनरीज ने बहुत सारी मेहनत करी होगी, बहुत प्रैक्टिसेस अडॉप्ट की होगी, ठीक है ना। तो हम अब उसी प्रैक्टिसेस के बारे में मैं आपको बताऊंगी व्हाट दे डिड। पहले तो मैं आपको मैप में फ्रांस की वो लोकेशन दिखाना चाहूंगी। देखिए ये पूरा जो है फ्रांस है। पहले ये जो फ्रांस है ना, ये डिफरेंट डिफरेंट रीजन जो थे ये सब अलग अलग थे, ठीक है। लेकिन अब जो है ये एक नेशन स्टेट है, देखो इसकी एक अपनी बाउंड्री है, ठीक है। ये सारे जो एरियाज हैं सारे फ्रांस के एरियाज हैं, और अब इसकी एक बाउंड्री हो गई, अब ये एक नेशन स्टेट बन गया जैसे भारत है। और फ्रांस के पास देखो ये स्विट्जरलैंड है, इसकी अपनी बाउंड्री बन गई, ठीक है ना। और ये बेल्जियम है, ठीक है। अब ये फ्रांस के लोगों ने क्या क्या किया कि जिस वजह से कि इनके यहाँ पर मोनार्की को इन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया और यहाँ पर रिपब्लिक फ्रांस बन गया। ऐसा क्या हुआ? कुछ ना कुछ तो नेशनलिज्म के लिए करा होगा ना। सबसे पहला जो है दैट इज द आइडियाज ऑफ ला पैट्री। इसका मतलब है द फादरलैंड एंड द ले सितोयिन, ले सितोयिन, ठीक है। ला पैट्री एंड ले सितोयिन, इसका मतलब क्या बेटे? सितोयिन, ले सितोयिन का मतलब ये है कि सिटीजन। पहले क्या होता था, पहले लोगों जो भी वहां पर लोग रहते थे उनमें ये था कि हम एक लैंड, एक पीस ऑफ लैंड में रह रहे हैं। लेकिन लोगों के मन में ये फीलिंग डाली गई कि भाई जिस पीस ऑफ लैंड में रह रहे हो वो उसको बोला गया ला पैट्री। ये जो है फ्रेंच लैंग्वेज में लिखा गया ले सितोयिन और ला पैट्री। ला पैट्री का मतलब होता है द फादरलैंड, कि भाई ये जिस एरिया में हम रह रहे हैं, जिस पीस ऑफ लैंड में रह रहे हैं, ये हमारी फादरलैंड है। ऐसी फीलिंग लोगों में डेवलप की गई। आई एम जस्ट सेइंग यू कि किस तरीके से लोगों में नेशनलिज्म की भावना जागी। ऐसा क्या हुआ कि वो जो है उन्होंने मोनार्की को बिल्कुल ही डिस्ट्रॉय कर दिया और रिपब्लिक फ्रांस बना दिया। वाई, कैसा, ऐसा क्या हुआ, किस तरीके से लोगों में नेशनलिज्म की भावना जागी? तो उनमें लोगों में सबसे पहले द आइडियाज ऑफ ला पैट्री की, मतलब जिस एरिया में हम रह रहे हैं वो हमारी फादरलैंड है और हम उसके सिटीजन है, ठीक है। पहला पॉइंट समझ में आया आपको? फिर उसके बाद जो है ये बात कही गई कि हम न्यू फ्रेंच फ्लैग, पहला जो मोनार्क का फ्लैग था वो थोड़ी ना इन्होंने अडॉप्ट करना था, अब इन्होंने एक अपना नया फ्रांस का फ्लैग बना लिया था, ठीक है। इलेक्टेड स्टेट जनरल रीनेम्ड एज नेशनल असेंबली। अब जो इलेक्टेड स्टेट जनरल था जिसको ये नेशनल असेंबली, नेशनल असेंबली का क्या काम था? जिसने कॉन्स्टिट्यूशन को मेंटेन किया था, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, तो वो जो है वो इलेक्टेड होगी, लोगों ने खुद चुना उन लोगों को कि जो कॉन्स्टिट्यूशन को बनाएंगे। हिम्स वर कंपोज्ड, हिम्स क्या होता है बेटे? सॉन्ग्स। सॉन्ग्स जैसे हमारा जो है वंदे मातरम हम गाते हैं, जो वंदे मातरम गाते हैं तो देखो हमारे अंदर एक अलग सी कंपन सी होती है, हमारे अंदर अपने देश के प्रति प्यार उमड़ता है। सिमिलरली लोगों ने वहां पर हिम्स को गाया गया, सॉन्ग्स को गाया गया, ताकि लोगों में भी नेशनलिज्म की भावना जागे। एंड इक्वल राइट्स अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, अब कॉन्स्टिट्यूशन में क्या किया गया कि भले इक्वल राइट्स मिलेंगे। तो ये सारे तरीके थे जिस वजह से लोगों में नेशनलिज्म की भावना जो है जागने लगी, मतलब लोगों को अपने देश से प्यार होने लगा, ठीक है। और इसी वजह से यहाँ पर जो है मोनार्की हट पाई। अगर लोगों में प्यार नहीं जागता तो फ्रांस में अभी भी मोनार्की होती, वो कभी भी हट नहीं पाती, पॉसिबल नहीं होता। आगे बढ़ते हैं। ये मैंने आपको सारा बता दिया। द आइडियाज ऑफ ला पैट्री एंड ली सितोइन एम्फसाइज द नोशन ऑफ यूनाइटेड कम्युनिटी एंजॉयिंग इक्वल राइट्स अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, कि भाई हम एक लोग हैं, हम सिटीजन्स हैं अपनी फादरलैंड के और इक्वल राइट्स एंजॉय कर रहे हैं। अब इन्होंने एक फ्लैग अपना लिया जो कि ट्राई कलर का था। स्टेट जनरल जो अभी मैंने बताया, नेशनल असेंबली को इलेक्ट कर दिया था। हिम्स को कंपोज किया गया। और मार्टायर्स, मार्टायर्स क्या होते हैं बेटे? जो फौजी लोग होते हैं उनको बोलते हैं मार्टायर, जो शहीद होते हैं, जो शहीद हो जाते हैं, ठीक है। उनके बाद उनसे रिलेटेड जो है इन्होंने
लोगों इसको भी यूज करके जो लोगों में नेशनलिज्म की भावना को जागृत किया। तो दीज आर द वेज कि जिस वजह से लोगों में जो है अपने देश के प्रति प्यार जागा, नेशनलिज्म की भावना जागी। आगे बढ़ते हैं। सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वाज पुट इन अ प्लेस एंड इट फॉर्मुलेटेड यूनिफॉर्म लॉज फॉर ऑल सिटीजन विद इन द टेरिटरी। और भी बहुत कुछ करा गया कि भाई यूनिफॉर्म लॉज होने चाहिए सारे सिटीजन्स के लिए, वो करे गए। इंटरनल कस्टम ड्यूटीज वर एबॉलिश्ड एंड अ यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स वर अडॉप्टेड। इसको मैं आपको समझाना चाहूंगी कि इंटरनल कस्टम्स ड्यूटीज एंड ड्यूज वर एबॉलिश्ड, ठीक है, एंड अ यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स वर अडॉप्टेड। अच्छा आप एक बात बताइए, अगर आप दिल्ली से यूपी जाते हो तो क्या आप कस्टम ड्यूटी पे करते हो? बताइए मुझे, कस्टम ड्यूटी कब पे की जाती है? कस्टम ड्यूटी कब पे करते हैं? जब हम एक देश से दूसरे देश जाते हैं, है ना। अब ऐसा तो नहीं है ना दिल्ली से यूपी गए तो मैं कस्टम ड्यूटी दूंगी, ऐसा तो नहीं है ना। तो जब ऐसा हम नेशन स्टेट नहीं था फ्रांस में, तो क्या होता था? इस लाइन को मैं फिर से पढ़ रही हूँ। इंटरनल कस्टम ड्यूटीज एंड ड्यूज वर एबॉलिश्ड। इसका मतलब क्या है? जैसे देखिए, सपोज एक व्यक्ति है, वो इस वाले एरिया से इस वाले एरिया में गया। पहले जब वो फ्रांस नेशन स्टेट नहीं था तो क्या होता था, उसको इस बाउंड्री को क्रॉस करने पर एक कस्टम ड्यूटी पे करनी पड़ती थी। उसने अपना सामान बेचने इधर से इधर जाना है तो उसको कस्टम ड्यूटी पे करनी पड़ती थी, ठीक है। और अब क्या हुआ, जब ये फ्रांस नेशन स्टेट हो गया, अब मैं यहाँ से सामान लेके यहाँ पर चली जाऊँ सेंटर में, या मैं यहाँ से सामान लेके नैंड्स पे चली जाऊँ, कहीं किसी भी एरिया में चली जाऊँ, ये जितने भी रीजन दिखाई दे रहे हैं, दीज आर ऑल द पार्ट्स ऑफ द फ्रांस। ये सारे फ्रांस के रीजन है। मैं किसी भी रीजन में एंटर करूं, मुझे कस्टम ड्यूटी पे नहीं करनी पड़ेगी इन लोगों को। ये तब पॉसिबल हुआ जब ये नेशन स्टेट बन गया। तो इसीलिए अब क्या हुआ, जब ये नेशन स्टेट बन गया तो इससे क्या हुआ, ये फीलिंग आने, अब ये जो कस्टम ड्यूटीज थी वो एबॉलिश हो गई, ठीक है। अब यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स, इसको भी मैं एक्सप्लेन करूंगी। यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स वाज अडॉप्टेड। देखिए एक्चुअली में क्या था बेटे, जैसे मैं यहाँ पर हूँ, यहाँ पर बॉर्डियोक्स में जो है एक, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, जैसे मैं बॉर्डियोक्स में हूँ, यहाँ पर 1 किलो चावल अगर मैंने तोला तो इसका मतलब है 1000 ग्राम, ठीक है। लेकिन मैं जैसे ही इस एरिया में आ जाती हूँ, यहाँ पर आ जाती हूँ, तो यहाँ पर 1 किलो चावल का मतलब ये है 800 ग्राम। समझ आ रहा है? यानी जब फ्रांस नेशन स्टेट नहीं था तो पहले क्या था, हर एक एरिया के अलग अलग वेट होते थे, अलग अलग वेइंग मेजरमेंट के उनके यूनिट्स होते थे। अलग अलग मेजर यूज कर रहे हैं जी, अलग अलग वेट यूज कर रहे हैं, इससे तो कितनी कंफ्यूजन होती होगी। जो व्यापारी होता होगा, जो बिजनेसमैन होता होगा, उसे तो बड़ी परेशानी होती होगी। तो जब फ्रांस में अब यूनिफॉर्म जो है, एक जैसा एक सिस्टम हो गया वेट्स का और मेजर्स का जो अडॉप्ट किए गए, ठीक है। अब तोल के या मेजर करने के जो भी वे तरीके थे वो यूनिफॉर्म हो गए थे, अब इनमें कोई गड़बड़ नहीं थी। फिर से हम चैप्टर की तरफ मूव करते हैं, ठीक है बेटे, आगे बढ़ते हैं। द रेवोल्यूशनरी फर्दर डिक्लेयर दैट इट वाज द मिशन। एक बात और, जो ये रेवोल्यूशनरीज थे ना, जिन्होंने फ्रांस में ये फीलिंग डेवलप करी नेशन स्टेट की, उन्होंने अब कहा कि हमारी ड्यूटी है, कि हम, ये हमारा मिशन है कि फ्रांस को जो है दूसरे यूरोप के जो दूसरे लोग हैं ना, उनको भी डेस्पोटिज्म से हमें लिबरेट करना है, मतलब उनको आजाद करना है एब्सोल्यूटिज्म से, मोनार्की से हमें आजाद करना है उन्हें। ये उन्होंने, उनके रेवोल्यूशनरीज जो है ये बोलते थे वो, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, जो ये फ्रांस के लोग थे, इसमें हम ये जैकोबिन क्लब, अगर आपको याद हो, जैकोबिन क्लब के जो लोग थे ये अलग अलग एरियाज में गए, या आर्मी के लोग, फ्रांस की आर्मी जो है वो अलग अलग देशों में गई जो उसके आसपास थे, जैसे बेल्जियम, स्विट्जरलैंड। मैं भी आपको नक्शे में दिखाया था ना बेल्जियम और स्विट्जरलैंड। तो ये अलग अलग फ्रेंच की आर्मीज या जैकोबिन क्लब के लोग जो है अलग अलग सिटीज में गए। क्यों? ताकि वो ये जो है, जो ये आइडियाज ऑफ नेशनलिज्म है ना, इसको दूसरे देशों में भी ले जाना चाहते थे, कि वहां के लोग भी जो है मोनार्की से फ्री हो जाएं, ठीक है। ये देखिए, इसमें एग्जाम, इस वाले नक्शे में भी ये फ्रांस है, इधर स्विट्जरलैंड है, बेल्जियम यहाँ पे छोटा सा है जो यहाँ पे शो नहीं हो रहा है,
जो मैंने आपको अभी पीपीटी में दिखाया था उसमें बेल्जियम क्लियरली दिखाई दे रहा था। अभी दिखा दूंगी मैं दोबारा से। अब मैं आगे बढ़ती हूँ। देखिए बेटे, आप सभी को याद हो, अगर आप 9th क्लास में जब हमने पढ़ा था तब रॉबेस्पियर के बारे में याद होगा आपको, कि जब रॉबेस्पियर जो जैकोबिन क्लब का हेड था, उसने जो है फ्रांस में जो है अपना एस्टैब्लिश कर दिया था कि अब वो जो है राजा बैठ गया था, रॉबेस्पियर जो था, ठीक है ना, वो हेड बन गया था, ठीक है ना। लेकिन जब रॉबेस्पियर को एग्जीक्यूट कर दिया गया, जब उसे मरवा दिया गया, उसके बाद क्या बनी थी, डायरेक्टरी बन गई थी 5 मेंबर्स की। लेकिन डायरेक्टरी में बड़ी इंस्टेबिलिटी थी, है ना, याद है कुछ तो, 9th क्लास में ये सब हम पढ़ के आए हैं कि रॉबेस्पियर के बाद जो है डायरेक्टरी बनी जिसमें बड़ी इंस्टेबिलिटी थी। इसका फायदा उठाया था नेपोलियन बोनापार्ट ने। इसका फायदा जो है ये देखिए, नेपोलियन बोनापार्ट ने जो है इसका फायदा उठाया था, क्योंकि यहाँ पर इतनी इंस्टेबिलिटी थी, स्टेबल गवर्नमेंट नहीं थी। तो उसने या नेपोलियन ने जो है, पहले वो मिलिट्री जनरल था, ठीक है, लेकिन बाद में वो खुद फ्रांस का जो है, उसने अपने आप को डिक्टेटर घोषित कर दिया और उसने राज करना स्टार्ट कर दिया फ्रांस में, ड्यू टू द इंस्टेबिलिटी इन फ्रांस। अब नेपोलियन आया। अब देखिए, पहले जब फ्रांस में पहले मोनार्की थी, लुई 16, उसके बाद इन्होंने जो है रेवोल्यूशन करा और फिर ये आजाद हुए, और फिर जो है फ्रांस एक रिपब्लिकन कंट्री बन गया, ठीक है ना। बट नेपोलियन, अब डेमोक्रेसी यहाँ पर खत्म हो गई थी। नेपोलियन ने क्या करा था, नेपोलियन ने जो है डेमोक्रेसी डिस्ट्रॉय कर दी थी फ्रांस में। लेकिन अब जब डेमोक्रेसी खत्म हो जाती है तो हम ये बोलते हैं ना कि वहां का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम भी बेकार हो जाएगा अगर डेमोक्रेसी नहीं होगी। बट Napoleon had no doubt destroyed democracy in France, but in the administrative field, he had incorporated revolutionary principles in order to make the whole system more rational and efficient. जो ये सारी चीजें जो अभी हमने पढ़ी है ना, ये कि यूनिफॉर्म कोड ऑफ कंडक्ट ले आया था, कि इक्वालिटी होनी चाहिए, इंटरनल कस्टम्स ड्यूटीज हटा हटा दी, अबॉलिश कर दिया, यूनिफॉर्म सिस्टम होना चाहिए वेट्स का, ये सारा काम किसने किया था, ये नेपोलियन ने ही करा था। इसका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इतना बढ़िया था। बेशक से इसने डेमोक्रेसी को खत्म कर दिया था और मोनार्की स्टैब्लिश कर दी थी, बट जो इसका एडमिनिस्ट्रेटिव जो वे करने का जो था, दैट वाज वेरी एक्सीलेंट। तो जो जो इसने सुधार लाया, जो फ्रांस में इसने सुधार किए, उसको बेटे दो नाम से जाना जाता है। या तो ये सिविल कोड ऑफ कंडक्ट बोलो, सिविल कोड ऑफ 1804 बोला जाता है, या इसको नेपोलियन कोड ऑफ कंडक्ट बोला जाता है। आपने ये दोनों नेम्स याद करके रखने हैं। किसी भी फॉर्म में क्वेश्चन आता है, 3 नंबर का क्वेश्चन आता है कि भाई नेपोलियन कोड ऑफ कंडक्ट क्या था, या सिविल कोड ऑफ कंडक्ट 1804 का क्या था, तो उसमें आपने बताना है कि क्या क्या किया था नेपोलियन ने। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली बात, नेपोलियन ने जो प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ, कि भाई कोई भी जन्म से कोई अधिकार नहीं दिए जाएंगे, कोई बेनिफिट्स नहीं दिए जाएंगे, कि भाई अगर तुम फर्स्ट स्टेट में पैदा हो गए या सेकंड स्टेट में पैदा हो गए तो तुम्हें कोई टैक्स नहीं देना। तो उसने ये सारे प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ इनको एबॉलिश कर दिया। दूसरा, इस्टेब्लिश कर दी इसने इक्वालिटी बिफोर लॉ, कि भाई ऑल आर इक्वल, कोई भी जो है बड़ा छोटा नहीं है, लॉ की नजरों में सब बराबर है, ठीक है। फिर उसने सिक्योर द राइट ऑफ प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी को सिक्योर कर दिया कि अब लोग जो है प्रॉपर्टी रख सकते हैं, ठीक है। अब नेपोलियन सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स, ये जो मैंने आपको बताया था ना कि एक ही जैसे जो होंगे, वेट्स होंगे, मेजर्स होंगे, तो ये सिंप्लीफाई कर दिया था इन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स को। फिर इन्होंने अबॉलिश करा था फ्यूडरल सिस्टम। फ्यूडरल सिस्टम क्या होता है ये मैं बताना चाहूंगी बेटे। फ्यूडरल सिस्टम में देखिए, सबसे पहले राजा, राजा ने, अब इतनी बड़ी टेरिटरी होती है, इतना बड़ा एरिया होता है कि राजा अकेला कंट्रोल नहीं कर सकता। तो वो क्या करता है, वो अपने नीचे कुछ वो रख देता है, जैसे सामंतास, जिन्हें तुम कैसे कह सकते हो, या इनको बोल दो महासामंतास। फिर इन्होंने अपने इसके नीचे सामंतास रख दिए, और पीजेंट्स, वर्कर सारे जो है इनके नीचे काम कर रहे हैं। मतलब राजा ने अपनी कुछ अथॉरिटी जो है इन लोगों को दी, इन्होंने आगे रख दिए। तो इनको सारों को बोलते हैं, जो राजा ने रखे इनको बोलते हैं फ्यूडल लॉर्ड्स। तो फिर ये सारे लोग जो है ना इन पीजेंट्स पे अत्याचार करते हैं,
ठीक है, मतलब इनका सबका सबका रोब रहता है इन पे पीजेंट्स के ऊपर। तो नेपोलियन ने जो है सबसे पहले फ्यूडल सिस्टम को ही एबॉलिश किया। ये देखिए, इसमें मैं आपको बार बार दिखा दूं, ये देखिए बेल्जियम। मैंने अभी बताया था ना कि फ्रांस से जो है जैकोबिन क्लब के लोग या आर्मी के लोग वो सारे पास पास के देशों में गए, क्योंकि वो कह रहे थे कि ये जो है ना हमारा एम है, हमारा एजेंडा है कि हमने नेशनलिज्म की भावना को अपने दूसरे देशों में भी फैलाना है, यूरोप के। तो ये बेल्जियम की लोकेशन देख लो और ये स्विट्जरलैंड की लोकेशन, ठीक है। तो ये जो है मूव करे। अब हम नेपोलियन कोड ऑफ कंडक्ट पे बता रहे थे, फ्यूडल सिस्टम को इसने अबॉलिश करा। कि भाई ये फ्यूडल सिस्टम नहीं होगा, कोई भी राजा उसके नीचे महासमंता फिर समंता, ऐसा सिस्टम कुछ नहीं होगा। और उसने पीजेंट्स को फ्री करा फ्रॉम सर्फडम। सर्फडम मतलब कि पीजेंट्स को जो है नौकर बना के रखा होना, जैसे गुलाम तरीके से लेबर बना के रखना, उसको भी हटाया इसने। लोगों जो पीजेंट्स उनको फ्री कर दिया कि भाई तुम गुलाम नहीं हो। फिर उन्होंने गिल्ड्स, मनोरियल मैनोरियल जो होते हैं ना, लार्ज पीजेंट्स होते हैं उनके जो ड्यूज, कि भाई जो छोटे पीजेंट्स हैं उनको जो है उनको मनोरियल, लार्ज पीजेंट्स को कुछ जो भी देना पड़ता है टैक्स की फॉर्म में, उन सबको इन्होंने अबॉलिश कर दिया। किसने अबॉलिश कर दिया? नेपोलियन ने, ठीक है। फिर गिल्ड्स रिस्ट्रिक्शन वर इम्प्रूव्ड। गिल्ड्स क्या होता है बेटे? जैसे बड़े सारे व्यापारी मिलकर एक अपना ग्रुप बना लेते हैं, उसे गिल्ड बता कहते हैं। तो उस टाइम पे जब मोनार्की था ना, तब गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी थी, तो इन्होंने गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस रिमूव कर दी कि गिल्ड नहीं बना सकते थे पहले, लेकिन इसने कहा कि नहीं, आप गिल्ड्स बना सकते हो। ट्रांसपोर्ट सिस्टम को, कम्युनिकेशन सिस्टम को इसने बहुत अच्छे से इम्प्रूव करा। तभी तो इसको पीजेंट्स, आर्टिशियंस, वर्कर्स और बिजनेसमैन बहुत लाइक करते थे, क्योंकि उनका बिजनेस जो है बहुत फ्लरिश करा, ठीक है। द बिजनेसमैन एंड स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर ऑफ गुड्स इन पर्टिकुलर बिगैन टू रियलाइज, क्योंकि क्या हो गया था, यूनिफॉर्म लॉज हो गए थे, स्टैंडर्ड वेट्स, मेजर्स, कॉमन नेशनल करेंसी। पहले करेंसी भी डिफरेंट होती थी, मतलब आप एक रीजन से दूसरे रीजन में जा रहे हो तो करेंसी भी अलग अलग चल रही है। तो सोचो आप बिजनेसमैन को कितनी दिक्कत होगी। तो इसने आकर यहाँ पर यूनिफॉर्म और स्टैंडर्डाइज वेट्स और मेजर करे और एक कॉमन करेंसी करी देश की। इससे जो है फैसिलिटेट द मूवमेंट एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स फ्रॉम वन रीजन टू अनदर रीजन। अब लोगों के इसके विचार की, हाँ भाई इसने तो बड़े अच्छे से जो है यहाँ पर इतने चेंजेस ले आया, कितना इसने अच्छे से करा फ्रांस में। तो दूसरे लोग भी चाहते थे कि हाँ हमारे देश में जो है फ्रांस की आर्मी आए, क्योंकि उनको भी लग रहा था कि ये आएंगे तो हमारे यहाँ पर भी लिबर्टी आएगी, हमारे यहाँ पर भी राष्ट्र, मतलब कि हम भी जो है इन मोनार्की से फ्री हो जाएंगे। तो अब क्या हुआ, इनिशियली इन मैनी प्लेसेस सच एज हॉलैंड, स्विट्जरलैंड, एज वेल इन सर्टेन सिटीज लाइक ब्रुसेल्स, मैंस, मिलान, वर्सो, फ्रेंच आर्मीज वर वेलकम्ड एज द हार्बिंगर्स ऑफ लिबर्टी। हार्बिंगर्स मतलब जो मतलब ला रहे हैं इनके लिए लिबर्टी, ब्रिंगिंग मतलब कि ये लेके आ रहे हैं, एक जरिया है स्वतंत्रता का। तो इन्होंने बड़ा इनका वेलकम करा, ठीक है, कि मन से इनको जो है बड़ा वेलकम करा कि हाँ भाई आओ आओ हमारे देश में आओ। लेकिन लेकिन ये जो पहले जो इतना इनिशियल इंथुसियाज्म दिखाई दे रहा था ना, अब वो हॉस्टैलिटी मतलब गुस्से में बदल गया। क्यों? क्योंकि ये नेपोलियन का मेन एम जो था ना, वो ये नहीं था कि रिफॉर्म्स जाके करना है, सुधार लेके आना है या दूसरे देशों में मोनार्की को खत्म करना है। उसका मेन एम था ज्यादा से ज्यादा देशों पर आक्रमण करो और उनको फ्रांस में मिलाओ, ये इसका मेन एम था। तो एक्चुअली में ये जब स्विट्जरलैंड गया या ब्रुसेल्स गया, तो यहाँ पर ये उनको फ्री कराने के लिए नहीं गया, वो ये चाहता था कि उस देश को जीत के अपने अंडर में ला ले। तो जब ये वहां पर गया तो पहले तो लोगों ने बड़े इसका एंथुसियाज्म से, इनिशियल एंथुसियाज्म से वेलकम किया, हाँ भाई आओ, इनकी आर्मी को बहुत वेलकम किया। बट वो थोड़े ही टाइम पर नफरत में बदल गई। कैसे? ऐसा क्या हुआ? क्योंकि जो न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट, उनकी पॉलिटिकल फ्रीडम छीन गई उन लोगों की, ठीक है ना। न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट डिड नॉट गो हैंड इन हैंड विद पॉलिटिकल फ्रीडम। अब पॉलिटिकल फ्रीडम, अब ये जाएगा नेपोलियन, जब नेपोलियन के आर्मी वाले लोग जाएंगे तो अपनी तो चलाएंगे ना, अपना एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम से चलाएंगे। तो जो भी डिसीजन लेंगे वो अल्टीमेटली कौन ले रहा है? वो नेपोलियन ही तो ले रहा है। तो उनकी पॉलिटिकल फ्रीडम उनसे छीन गई। फिर इसने क्या करा, वहां पर टैक्सेशन टैक्सेशन को इंक्रीज कर दिया।
वहां पर अब इसको जो है दूसरे देशों को अटैक करना होता था तो इसको पैसे की जरूरत होती थी, तो इसलिए इन्होंने लोगों पर टैक्सेस लगाना स्टार्ट कर दिया। सेंसरशिप, सेंसरशिप कर दिया। सेंसरशिप क्या होता है बेटे, जैसे आप पिक्चर्स को, सेंसर बोर्ड जो होता है, जो गलत चीज होती है तो वो उसको हटा देते हैं ना, तो उसी तरीके से इसने क्या करा, जो भी इसके अगेंस्ट आवाज उठाता कोई न्यूज़पेपर या वो, तो वो सेंसरशिप लगा दी कि अपनी मर्जी से उसको हटा देता था कि ये तुम ऐसी बात नहीं लिख सकते मेरे बारे में, वट एवर इट इज। और फोर्स conscription into the French armies required to conquer the rest of Europe all seem to overweight the advantages of the administrative changes। तो ये जो तरीके थे फ्रेंच आर्मीज के, फोर्सली ये करना, उनकी पॉलिटिकल फ्रीडम को छीन लेना, टैक्सेशन बढ़ा देना, ये सब जो था। और फ्रेंच आर्मीज में ये फोर्स कॉन्स्क्रिप्शन कराते थे। फोर्स कॉन्स्क्रिप्शन का मतलब जबरदस्ती भर्ती कराना, कि तुम फ्रांस की आर्मी में जो है जबरदस्ती लोगों को फोर्सली उसमें डाला जाता था। ठीक है, तो इस वजह से जो इनके एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस जो नेपोलियन ने करे, वो उससे भारी जो है उसमें कमियां पड़ गई उसके ऊपर। ठीक है, इसलिए लोगों ने जो है पहले तो बड़ा वेलकम करा आर्मी का, फ्रेंच आर्मीज का, लेकिन उसके बाद वो चाहते थे कि ये यहाँ से चले जाए, इससे जो है हमारी पॉलिटिकल फ्रीडम जो है छिन रही है। ठीक है बेटे, आज हमें यही इतना ही पढ़ाऊंगी, क्योंकि हमें बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेंच रेवोल्यूशन को रिलेट करके कैसे यूरोप में नेशनलिज्म की भावना जागी, वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये जो मैंने आपको पढ़ाया। आप सभी बच्चे जो है इतना ध्यान से पढ़ेंगे इस क्लास में। अगले पार्ट में हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। थैंक यू बेटा।